सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। अब एफडीआई को हम डीप में स्टडी करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, एफडीआई को पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, और एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे कि 1991 जब हमारा एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन, तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो हमें ज़रूरत थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो एफडीआई आया था। अब एफडीआई में क्या होता है कि एक कंट्री की कंपनीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कैसे आके इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंपनीज यहाँ पर आकर क्या करती हैं, अपनी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पर लैंड परचेज करती हैं और अपनी कंपनी की ब्रांचेज ओपन कर लेते हैं, जिससे यहाँ से वो क्या करें, प्रॉफिट अर्न कर सके। और यहाँ पर क्या होगा, वो अगर अपनी कंपनी लगाएंगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ के रिसोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और यहाँ की करेंसी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एफडीआई कहते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे वहाँ की लैंड परचेज कर लेना, वहाँ पर आकर अपनी कंपनी खोलना, या फिर वहाँ की किसी कंपनी को, वहाँ की कंपनी के सारे शेयर परचेज करके एक्वायर कर लेना, ठीक है, और अपनी ही ऑनरशिप रखना, या फिर दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, ठीक है, और वहाँ पर जाकर वोटिंग राइट्स उसे मिल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ की नॉलेज को एक्वायर करके वहाँ के एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देना, प्लस वहाँ की जितने भी रिसोर्स है उसे यूज़ करना। तो ये होता है हमारा एफडीआई। एफडीआई में बेसिकली ऑनरशिप मिलती है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, और ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाकर आप पर्टिकुलर एक लैंड परचेज करते हो, या वहाँ पर जाकर मर्जर हो जाती है कि दूसरी कंपनियों के साथ, या फिर वहाँ पर एक्विजिशन के थ्रू क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ऑनरशिप। वहाँ पर क्या करती है, प्रॉपर कंट्रोल कर लेती है वहाँ की ऑनरशिप को, क्योंकि अगर एक लैंड परचेज करिए, कोई ब्रांच ओपन करिए, तो पूरा कंट्रोल किसका है, उस कंट्री का है ना, जिसने वहाँ पर इन्वेस्ट किया। कंट्रोलिंग ऑनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री विथ एफडीआई। एफडीआई के थ्रू वो क्या करती हैं, वहाँ उस कंट्री में अपना कंट्रोल कर लेती है ऑनरशिप को। फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ डे टू डे ऑपरेशन इन अदर कंट्री, क्योंकि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्री में जाकर अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, या अपनी जो है वहाँ लैंड परचेज करके फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डे टू डे ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं उस पर वो ध्यान भी दे रहे हैं और उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिस मीन दे आरंट जस्ट ब्रिंगिंग मनी विद दैम बट ऑल्सो नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर वो सिर्फ खाली अपनी क्या कहते हैं, मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, वहाँ पर नॉलेज जो भी उनकी है, जो भी स्किल्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो भी वो लेकर आ रहे हैं और उस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। Generally, FDI takes place when an investor establish foreign business operation for acquire foreign business assets, including establishing ownership or controlling interest in foreign companies. तो बेसिकली ये यही होता है कि फॉरेन एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करती है, उसका फुल्ली वहाँ पर कंट्रोल होता है, फुल्ली ऑनरशिप होती है, कि वोटिंग राइट्स होते हैं। वो क्या करती है, वहाँ पर जो भी उसकी स्किल्स होती है, जो भी नॉलेज होती है, वो दूसरी कंट्री में लेकर जाती है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, और वहाँ पर जाके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वहाँ पर सेल करती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई इज एन इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी सोर्स फॉर इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एफडीआई क्या है, बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉनेटरी फंड का। तो बेसिकली जब क्या कहते हैं 1991 क्राइसिस था, तो वहाँ पर बहुत सारी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तब एफडीआई के थ्रू क्या करा, बहुत सारे हमने फंड रेज किए कि दूसरी कंट्रीज़ जो है आकर इन्वेस्ट करें हमारी कंपनीज़ में, हमारी इंडियन कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें, और क्या हो सके, हमें वहाँ की फॉरेन करेंसी मिल सके, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ था कि बहुत सारी बाहर की जो कंट्रियाँ हैं, वहाँ की कंपनीज जो है हमारे देश में आके यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया
in the wake of 1991 crisis, and since then FDI has steadily increased in the country. तो 1991 के उन क्राइसिस के बाद जो है इंडिया में एलपीजी के थ्रू जब एफडीआई आया तो एफडीआई में देखा गया कि जो बाहर की कंट्रियां हैं अब भारत में आकर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। थोड़े से उन्हें लिबरलाइज कर दिया गया, ये सारी छूट दे दी गई कि आप आके यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। और उसके थ्रू क्या हुआ, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आई और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है। यहाँ रिसोर्स, नई टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इंक्रीज हुआ। तो एफडीआई के थ्रू अब देखा जा रहा है कि अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है एफडीआई। बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने जो है वो छूट दे दी गई है एफडीआई में कि आप आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो इन इंडिया। अब एफडीआई के मोड्स क्या है कि किस किस तरीके से वो एंटर कर सकती है, ठीक है। ग्रीन फील्ड कि वहाँ पर जाकर क्या है, आपने पर्टिकुलर लैंड परचेज कर ली, वहाँ पर आपने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। एक्विजिशन होता है कि आपने उस कंट्री के पूरे शेयर परचेज कर लिए, उस कंट्री के जो भी कंपनी थी, एक कंपनी के पूरे शेयर परचेज कर लिए कंपनी के, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फॉरेन कंट्री में एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया इंडिया, दूसरी जो कंट्री है हमारी ऑस्ट्रेलिया है। अब अगर इंडियन कंपनी कोई जाकर ऑस्ट्रेलिया में अपना जो है बिजनेस सेटअप करना चाहती है या फिर वहाँ पर एंटर करना चाहती है, तो या तो वो यहाँ पर जाकर एक लैंड परचेज कर ले और अपनी फैक्ट्री जो है स्टार्ट कर ले, या फिर वहाँ की किसी कंपनी के सारे शेयर परचेज करके वहाँ पर एक्वायर करके वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दे एफडीआई के थ्रू, ठीक है। प्लस जो थर्ड है कि वहाँ पर जाके किसी कंपनी के साथ जो है मर्ज हो जाए, ठीक है, और दोनों ज्वाइंट वेंचर के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये क्या होता है, होली ऑन सब्सिडरी, या तो सब्सिडी बन जाए या पूरी के पूरे उसे होली ऑन कर ले, या जॉइंट वेंचर के थ्रू, या स्ट्रेटेजी अलायंसेज जिसमें हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू, या शेयर होल्डिंग के थ्रू कुछ शेयर परचेज कर लिए, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल में हमारी फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, एक्सपोर्टिंग, ये सारी मोड्स आते हैं कि इसके थ्रू क्या करती है, एक कंट्री में जो कंपनीज होती हैं वो दूसरी कंट्रीज में कैसे एफडीआई के थ्रू जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। एफडीआई के थ्रू उस कंपनी को भी बेनिफिट होता है, प्लस दूसरी कंट्री में जो है उस कंपनी को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, नई नई टेक्नोलॉजी जाती है, नई नई स्किल्स जाती हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसोर्सेज को यूज़ करके एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाते हैं और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं विद द चीपर रेट, ठीक है। तो ये सारे हमारे मोड्स से। रूट्स ऑफ एफडीआई। अब जब हम बात करते हैं एफडीआई की, तो एफडीआई क्या होता है, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई में बेसिकली बात करते हैं हम कि वहाँ पर जाकर लैंड परचेज कर लेना, ठीक है, या वहाँ की कंपनी को जो है अक्वायर कर लेना, या जॉइंट वेंचर के थ्रू वहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश कर लेना। तो ये होती है एफडीआई, जहाँ पर जो है वोटिंग राइट होते हैं और हमारा प्रॉपर कंट्रोल होता है। तो अब ये किस तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। अब ऑटोमेटिक रूट क्या होता है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट क्या होता है। तो ऑटोमेटिक रूट जो है उसमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ जो है ये तरीका निकाला है कि एफडीआई में अगर हर चीज़ में हम परमिशन रख देंगे तो जो दूसरी कंट्री है वहाँ की कंपनियाँ क्या है, जब इंडिया में आएंगी तो जब इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो वो सोचेंगी इतनी सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन है, इतने सारे जो है रेस्ट्रिक्शन है, तो वो क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। तो कुछ चीज़ों में जिनमें है ऑटोमेटिक कर दिया कि आप आओ और यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटिक, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन कि इतनी ज़्यादा और इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है जहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और आपको वो सारे जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू दी एफडीआई। तो ऑटोमेटिक रूट देखते हैं। अंडर दिस रूट इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर आर लेस रेस्ट्रिक्टेड। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि यहाँ पर क्या है, लेस रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर किसी कंट्री की किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस आर मोर लिबरलाइज्ड, हैंस
द ओवरसीज इन्वेस्टर आर और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। तो यहाँ पर प्रियर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप बिना गवर्नमेंट के यहाँ पर जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। द अप्रूवल रूट इज़ अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड, द फॉरेन इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी हैज़ टू टेक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल लिखा है, तो इससे समझ ही आ रहा है कि गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल की आपको ज़रूरत होगी, और ऑटोमेटिक रूट में हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एफडीआई। अब एफडीआई तो देखो आपको समझ ही आ गया होगा अब तक कि एफडीआई क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पर जाकर लैंड परचेज करती है या फिर दूसरी कंपनी के पूरे शेयर परचेज करके वहां पर एक्वायर करती है, या दो कंपनीज आपस में मिलकर मर्जर होकर वहां पर बिजनेस सेटअप करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं प्लस पूरा कंट्रोल होता है एफडीआई में। तो ये होता है हमारा एफडीआई। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, तो इजी इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये क्या करती है, ट्रेड को जो है इजी करती है कि आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब एक कंट्री की कुछ कंपनीज, एक कंपनी जो है दूसरी कंट्री की कंपनी में जाके इन्वेस्ट करती है, सपोज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ की एक कंपनी यहाँ पर आकर एक अपनी ब्रांच ओपन कर लेती है इंडिया में, ठीक है, और बिजनेस रन करती है। तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर आकर उनकी नई टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, नई नई स्किल्स सीखेंगे यहाँ के, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, बेनिफिट होगा, और इंडिया को क्या है, फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। और इनको क्या बेनिफिट होगा, इनके प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे और इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये क्या करती है, एक ईजी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देती है। इट हेल्प टू स्मूथ वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज अ कंट्री हैज़ इट्स ओन इम्पोर्ट टैरिफ। दिस मेक ट्रेड डिफिकल्ट बट विद द हेल्प ऑफ एफडीआई इट बिकम्स मोर इजी। अब जैसे क्या होता है, इम्पोर्ट्स जो गवर्नमेंट लगाती है इम्पोर्ट टैरिफ कि आप ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्ट ना कर सको, ठीक है। तो अब इस सारे रेस्ट्रिक्शन के बावजूद जब एफडीआई आया तो एफडीआई ने क्या कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत इजी कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो उनके जो टैरिफ्स थे उसकी वजह से बिजनेस जो है वो आगे नहीं हो पा रहा था, ट्रेड्स नहीं हो पा रहे थे। तो एफडीआई के थ्रू यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेड ईजी हो गया कि आप आओ और यहाँ पर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सको। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बूस्ट, इट क्रिएट न्यू जॉब एज इन्वेस्टर बिल्ड न्यू कंपनीज in the target country and create new opportunity which increase income and buying power of people and finally economic boost prevails। तो देखो यहाँ पर वही बात है कि एक, जब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की कंट्री की कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, नई नई जॉब्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही नहीं होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल्स बढ़ रही हैं लोगों की, तो क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक लेवल भी इंक्रीज हो रहा है एक कंट्री का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एफडीआई का पार्ट है। Development of human capital resource. Human capital is a competence and knowledge of these able to perform labor. A country with FDI can benefit greatly by developing its human resource while maintaining ownership. तो देखो जो सबसे बड़ी जो है हमारे लिए बेनिफिट क्या करती है कि अगर एक कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी बहुत अच्छी स्किल्स है, तो उस कंपनी को क्या है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जब एक कंट्री की कंपनी यहाँ पर आके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ क्या करती है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेन करती है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर क्या हो, एम्प्लॉय के जो है डेवलप होता है और वो क्या करते हैं, बेनिफिट होता है उन्हें सबसे ज़्यादा। तो डेवलप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, तो यहाँ पर जो है ह्यूमंस को जो है बेनिफिट होगा, उनको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, नई नई ट्रेनिंग्स मिलेगी, स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो एफडीआई के थ्रू ये भी हमारा बेनिफिट है। और क्या करते हैं, अगर आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ की जो लेबर है उसमें बहुत अच्छी स्किल्स है,
ठीक है, जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो लेबर की जो स्किल्स है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो है इंडिया में बहुत ही अच्छी स्किल्स है लोगों के पास, तो उस स्किल्स को यूज़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, रिसोर्स ट्रांसफर, इट अलाउ रिसोर्स ट्रांसफर एंड अदर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज वेयर वेरियस कंट्री आर गिवन एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। अब क्या होती है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने रिसोर्स भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रही है, दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर रही है। तो क्या हो रहा है, जब रिसोर्स ट्रांसफर कर रही है तो वो अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर रही है, स्किल्स ट्रांसफर कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। तो दूसरी कंट्री में क्या होगा, एक तो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो रहा है, प्लस रिसोर्स भी उन्हें जो है नए नए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एफडीआई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Increase productivity, the facilitate of and equipment provide the foreign investment can increase a workforce from प्रोडक्टिविटी इन द टारगेट कंट्री। वहाँ की क्या होगी, वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ की क्या है, वो एम्प्लॉय को जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट सिखाए जा रहे हैं उन्हें, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसके थ्रू क्या होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के टाइप्स क्या हैं, तो एफडीआई तो आपको क्लियर हो गया कि एफडीआई क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू दी डायरेक्ट, जिसमें वो लैंड परचेज करती है या डायरेक्ट एक्विजिस करती है। एक्विजिस मतलब आपके सारे शेयर को परचेज कर लेना या दो ज्वाइंट के थ्रू। ठीक है, जहाँ पर उनको वोटिंग राइट मिलता है और प्रॉपर कंट्रोल होता है, दैट इज एफडीआई। अब एफडीआई में जो हमारे यहाँ टाइप्स, कि किस टाइप की हमारी एफडीआई होती है, तो फर्स्ट यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्शन में किस तरीके से इन्वेस्ट करती है। तो एक होती है इनवर्ड और दूसरी होती है आउटवर्ड। अब इनवर्ड का मतलब ये आपको समझ आ रहा होगा कि आना, किसी चीज़ का आना। तो इन्वेस्ट फॉरेन कंपनी इन इंडिया, अगर कोई कंट्री जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही है इन इंडिया, तो क्या हो रहा है, वहाँ से जो है कैश या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ रही है, तो दैट इज इनवर्ड एफडीआई। अब अगर यहाँ से इंडिया जो है दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये हो गया हमारा आउटवर्ड एफडीआई, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। तो इंडियन कंपनी इन्वेस्ट फॉरेन कंट्री, तो ये हो गया हमारा आउटवर्ड एफडीआई। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के थ्रू हम कैसे एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक कंट्री जो इंडिया है उसकी कंपनी जो है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट। अब सपोज वही यहाँ पर भी मोबाइल बनाती थी, यहाँ पर भी मोबाइल ही मैन्युफैक्चर कर रही है, तो दोनों जगह क्या हो रहा है, सेम बिजनेस हो रहा है और सेम प्रोडक्ट ही जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कि वहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल या मार्केटिंग के लिए हम वहाँ पर बिजनेस करते हैं। तो एक होता है बैकवर्ड, दूसरा होता है फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड क्या होता है कि यहाँ पर सपोज वो मोबाइल बनाती थी इंडिया में, वहाँ पर क्या है कि उसकी चार्जिंग या रॉ मटेरियल जो उसके अंदर यूज़ होता है उसके लिए उसने यहाँ पर फैक्ट्री डाल दी दूसरी कंट्री में, तो रॉ मटेरियल के पर्टिकुलर यहाँ पर डाला, तो दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इनपुट इन फर्म डोमेस्टिक प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, जिसको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए जो उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, वो उसने वहाँ पर जाके फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश कर दी और वहाँ से रॉ मटेरियल बनाने लगे। अब फॉरवर्ड एफडीआई क्या होता है, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, इसमें क्या करते हैं, अब मोबाइल तो यहाँ बन रहा है इंडिया में, प्रॉपर मोबाइल कंप्लीट बन रहा है, आउटपुट बन रहा है, लेकिन उसकी वो मार्केटिंग क्या कर रही है, वो दूसरी कंट्री में कर रही है, कि वहाँ पर सेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर मोबाइल बन गया है, अब दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में उसको सेल कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसकी मार्केटिंग कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या करती है, ये अनरिलेट होता है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है और ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है बिल्कुल ही अलग है। सपोज यहाँ मोबाइल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फूड की कोई आपने जो है फैक्ट्री डाल ली, लाइक बर्गर वगैरह कुछ बनाने लगे, तो ये बिल्कुल ही अलग है, अनरिलेटेड है, यहाँ पर बिल्कुल एक आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ये एफडीआई के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या है एफडीआई के अंदर, नेचुरल रिसोर्स
सिकिंग एफडीआई। तो क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इसलिए इन्वेस्ट करती है क्योंकि वहाँ के नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एक प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए। तो क्या करते हैं, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करती है, उनको एक्सप्लॉइट करती है। एक्सेसिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। मार्केटिंग सिकिंग एफडीआई, वहाँ की जो मार्केटिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी है। तो सर्विंग डोमेस्टिक और रीजनल मार्केटिंग, ठीक है, कि वहाँ पर किस तरीके से जो सर्विसेज दे रहे हैं हम, बैंकिंग सर्विसेज अच्छे हैं, वहाँ पे आईटी सेक्टर अच्छा है। तो जो सेक्टर अच्छा है वहाँ की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करने के लिए एफडीआई को यूज़ करना। एफिशिएंसी सिकिंग एफडीआई that come into country seeking to benefit from factor that enable it competence market international marketing। तो अगर एक कंट्री में एक प्रोडक्ट को बनाने की एफिशिएंसी अच्छी है, वहाँ के रिसोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो इसलिए यहाँ पर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है कि वहाँ की एफिशिएंसी को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, प्रॉपर यूज किया जा सके। स्ट्रेटेजी एसेट सिकिंग इन्वेस्टमेंट, अब वहाँ पर क्या हो, जो एसेट्स हैं उनका यूज़ किया जा सके, प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके थ्रू दी एफडीआई की एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है। मोटिवेटेड बाय इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग स्ट्रेटेजी एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था एक्वायरिंग एफडीआई में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के सारे शेयर परचेज कर लेती है और वो कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी में एक्विजिशन करके उस कंपनी के जो सारे राइट्स है वो अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, और पूरी कंट्रोलिंग उसके हाथ में होती है। तो दैट इज एक्विजिशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मोटिवेट करना है, एक्वायर करना है, स्ट्रेटेजी जो भी है, ठीक है, इसके थ्रू क्या करना, वहाँ की जितने भी एसेट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना। ब्रांड, ह्यूमन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, सेक्टर के बेसिस पे, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, अब जैसे मैंने आपको बताया था आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, वहाँ पर अगर जो है मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है तो पर्टिकुलर मेरा जो टारगेट होगा वो वही होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर लाइक बैंकिंग वगैरह, तो उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है एफडीआई, या एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर एफडीआई, उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट करना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो जो है इंडिया इज़ बेस्ट, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड, कि किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और जो अकेला प्रोडक्ट होता है पर्टिकुलर, जैसे कि इंडिया में आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना लिया या फिर लैंड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। तो आपने वहाँ पर जाकर अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक नई फैक्ट्री लगा लिया, नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि आपने एक कंट्री ने दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में क्या करा, दो कंपनियों ने मर्ज कर लिया कि आप ये रॉ मटेरियल बनाएंगे, हम फिनिशिंग गुड करके एक प्रोडक्ट को जो है सेल करेंगे, तो दैट इज मर्जर, ठीक है। और एक्विजिशन होता है कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या करती है, सारे शेयर को परचेज कर लेती है और एक्वायर कर लेती है उसके सारे राइट्स को, ठीक है, दैट इज एक्विजिशन। तो ये क्या कर सकती है, इस तरीके से वो एंट्री कर सकती है थ्रू दी एफडीआई। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एडवांटेज ऑफ एफडीआई। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे एफडीआई के। तो एफडीआई तो होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, किस तरीके से हम वहाँ पर जो हमारे वोटिंग्स राइट हैं एफडीआई के थ्रू, हमारी पूरी कंट्रोल होती है जहाँ पर हम लैंड को परचेज करते हैं, ठीक है, या वहाँ पे जाके सारे शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, या मर्जर के थ्रू हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो यहाँ पर जो एक कंट्री है इंडिया और दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो अब क्या करती है इंडिया ने जो है एफडीआई अलाउ कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, यहाँ पर आकर एक अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती है, एक ब्रांच इस्टेब्लिश करती है, एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। अब वो फैक्ट्री इंडिया में लगा रही है, तो इंडिया में क्या बेनिफिट होगा, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, एम्प्लॉय इंक्रीज होंगे, एम्प्लॉय क्या करेंगे, वहाँ की स्किल सीखेंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, वहाँ की फॉरेन करेंसी को यहाँ पर आकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, तो इंडिया को क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है, वहाँ के इंडिया रिसोर्स यूज़ होंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ एफडीआई, इट इज ऑल्सो
one of the most important reason why a nation is especially a developing one looks to attract FDI, increase FDI, boost the manufacturing as well as the services sector। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है FDI को अलाउ कर रहे हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके ज़्यादा से ज़्यादा FDI करे और उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मिले उस कंट्री को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग से डेवलप की और बढ़े। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहाँ पर जब उन्हें कंपनी लगाई, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो वो क्या कर रही हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, जिससे कि उनकी क्या हो रही है, वो डेवलप हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो यही है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी of the workforce, skills gained and enhanced through training or experience boost the education and human capital content of the country। तो यहाँ पर क्या है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छे सीखे और एक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। तो क्या हो रहा है, जो यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हो रही है और वो उनके अंदर स्किल्स आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे FDI का कि यहाँ की जो है जैसे बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल बेनिफिट ऑफ द FDI फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। FDI enable the transformation of backward areas in a country into industrial center। This is turn provide a boost टू द सोशल इकोनॉमिक ऑफ द एरिया। अब बेसिकली FDI क्या करती है, FDI में जो है हम थोड़ी सी ज़्यादा छूट देते हैं बैकवर्ड एरिया में जब वो इन्वेस्ट करती है। तो बैकवर्ड एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, वहाँ की ग्रोथ होगी, लोग वहाँ पर आके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो वो एरिया क्या होगा, वो उस एरिया का बेनिफिट होगा, वो एरिया ग्रोथ होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है FDI के थ्रू, एक बैकवर्ड एरिया को क्या करना, उसको ग्रोथ करना उस एरिया की। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वो एरिया में ग्रोथ होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नई स्किल्स आएंगी, उनको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखेंगे, उनका एजुकेशन लेवल इंक्रीज होगा, जिससे उस पूरे एरिया का क्या है, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है थ्रू दी FDI, तो वो क्या करेगी, फाइनेंस भी लेकर आती है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है और काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस जो उनका एक्सपीरियंस है उसे भी वो यहाँ पर यूज़ करती है। तो प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस गेट एक्सेस टू लेटेस्ट फाइनेंसिंग टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या करती है, दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। तो ये एक जो है मेजर बेनिफिट है FDI का। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, नॉट ऑल गुड्स प्रोडक्ट थ्रू FDI आर मीन्ट द डोमेस्टिक कंजम्पशन, मैनी ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव ग्लोबल मार्केट। तो जब जो है एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट की बात नहीं करता, ये बात करता है कि पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन कंप्लीट होती है, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट को भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, अब क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके FDI के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ की क्या कर रही है, वो फॉरेन करेंसी भी इन्वेस्ट कर रही है, तो दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, फॉरेन रिजर्व भी जो है इंक्रीज हो रहा है। दिस हेल्प द कंट्री सेंट्रल बैंक मेंटेन अ कंफर्टेबल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दिस इज अ टर्न इंश्योर स्टेबल एक्सचेंज रेट। तो ये क्या कर रही है, अब हम बाद में अगर हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसके लिए ईजी होता है एक्सचेंज रेट, जो भी हमारे पास क्योंकि बहुत सारी फॉरेन करेंसी है, तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, या इजीली हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि FDI के थ्रू हमारे पास जो है करेंसी अवेलेबल है। स्टिमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, क्योंकि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में FDI के थ्रू क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नई नई स्किल्स डेवलप हो रही है। ठीक है, प्लस वो क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है अर्निंग कर रहे हैं, उनकी सैलरी, तो इस वजह से क्या हो रही है, हमारी
जो है इकोनॉमिक भी जो है डेवलप हो रही है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट थी तो उनको क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। अब उनके पास भी कुछ जो है अमाउंट है, वो क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एफडीआई इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल एंड हायर रेवेन्यू for a country. When factories are constructed, at least some local labor, material and equipment are utilized. तो अगर एक कंट्री क्या करे, दूसरी कंट्री में जाकर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही है, तो क्या होगा, वहाँ पर हायर रेवेन्यू जो है जनरेट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो यहाँ की क्या करेगी, लेबर को यूज़ करेगी। ठीक है, लेबर यूज़ करेगी तो जो भी जो लेबर को जो अमाउंट देगी वो अल्टीमेटली उस कंट्री में ही कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, वहाँ के जो रिसोर्सेज यूज़ करना, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना, तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होता है और उन सबको इक्विपमेंट आर यूटिलाइज। तो ये सब कुछ क्या होगा, उस एक कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। देयर दिस फैक्ट्री विल ऑल्सो क्रिएट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब ये क्योंकि वो जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, तो अब ये क्या करेगी, एडिशनल क्या दे रही है, क्योंकि जो भी ये रेवेन्यू अर्न करेगी, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करेगी। तो इस तरीके से भी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट के पास जो है अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि टैक्स में भी ले रही है वो, प्लस वो जो यहाँ की जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी वो अमाउंट ले रही है, और इकोनॉमिक जो है हमारी वो ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, स्किल्स इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है थ्रू दी एफडीआई। इम्प्रूव कैपिटल फ्लो, इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर कंट्रीज with limited domestic resource as well as for nation with restrict opportunity to raise fund in global capital market। अब ये क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, हम बहुत सारा जो फंड है रेज नहीं कर सकते थे, बट थ्रू दी एफडीआई वी कैन इम्प्रूव कैपिटल फ्लो, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फंड को रेज कर सकते हैं और बहुत सारा फंड हमारे कंट्री में आ सकता है और उसको यूटिलाइज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, अब ये क्या करती है, क्योंकि एफडीआई जो है अब जो है दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रही है, तो अब जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्स है, अब जो वो लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो हमारी जो कंट्री है, जो उसके वहाँ के लोकल जो मार्केटर है, वो क्या करेगी, उन्हें कंपटीशन देगी। तो अब क्या होगा, जब कंपटीशन मिलेगा तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो चीज़ों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अच्छे से वहाँ पर काम करेंगे। बाय फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डोमेस्टिक मार्केट प्लेस, एफडीआई हेल्प्स क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एज वेल एज अ ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोलिस्टिक। अब ये मोनोपोलिस्टिक को भी ब्रेक करती है, क्योंकि अब एक कंट्री जब आ रही है तो वो कुछ ना कुछ उसका जो है दूसरा प्रोडक्ट बना ही लेते हैं। ठीक है, कि ऐसे ये प्रोडक्ट है, इसके बिहाफ पे हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, या उस टेक्नोलॉजी जैसे ही टेक्नोलॉजी यूज़ करें उससे हम अपने प्रोडक्ट को क्या करें, अपग्रेड करें और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाएं। A healthy competitive environment pushes firm to be continuously enhance their processes and product offering। तो ये क्या करती है, एक हेल्थी कंपटीशन बनाती है कि एक कंट्री में जहाँ पर जो है एफडीआई इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ की जो लोकल मार्केट है वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट भी हैं जो सेल हो। ठीक है, तो एक ये हेल्थी कंपटीशन को जनरेट करती है। नेक्स्ट, अब हमारे एडवांटेजेस थे तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि एक कंट्री क्या कर रही है, डायरेक्ट दूसरी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रही है और कंट्रोलिंग कर रही है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसअपियरेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आप देख रहे होंगे कि अब क्योंकि एक कंट्री जो है अमेरिका सपोज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है थ्रू दी एफडीआई, यहाँ पर आके उसने क्या करा, एक फैक्ट्री को जो है लगा दिया और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ की लोकल मार्केट है, अगर वो उससे कंपटीशन से जो है वो सही से बना ही नहीं पाए प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि अब इनकी टेक्नोलॉजी जैसी जैसी इसकी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं वैसे ये यूज़ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ के प्रोडक्ट क्या होंगे, धीरे धीरे ये मार्केट खत्म होती जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही, क्योंकि जैसे वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे। ऑल्सो अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैड टू डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट एफडीआई। ये एफडीआई की वजह से क्या हो गया, डिसअपियर होती जा रही है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक, अब जैसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक बनती थी कंट्रीज जो स्मॉल स्केल जो बनाते थे बिजनेसमैन, अब क्योंकि इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी नई नई जो है
यूज़ करके बहुत अच्छे से उसकी ब्रांडिंग करके जो है वो प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये इतनी अच्छी ब्रांडिंग और ये सब चीज़ें नहीं कर पाए, तो इनके प्रोडक्ट क्या है, बिकना बंद हो गए और ये मार्केट से धीरे धीरे गायब होते गए। तो एक ये डिसएडवांटेज है कि जो लोकल जो मार्केटर्स हैं, जो लोकल जो बिजनेसमैन है, उन्हें ये इस चीज़ का लॉस होता है। कंट्रीब्यूशन टू द पॉल्यूशन। अब क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आकर अपने प्रोडक्ट को बना रही है, तो जो फैक्ट्रीज बन रही है उसका जो बहुत सारा पॉल्यूशन है उस कंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब उस एरिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो ये पॉल्यूटेड भी जनरेट करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन द कंट्री। द डेवलपमेंट कंट्रीज हैव शिफ्ट सम ऑफ देयर पॉल्यूशन बर्न्स इंडस्ट्री टू द डेवलपिंग कंट्री। अब जो बहुत सारे पॉल्यूशन प्रोडक्ट हैं, बहुत सारा जो पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कंट्री में ना उसको बनाकर दूसरी कंट्री में फैक्ट्री बनाते हैं और वहाँ पर जाकर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिससे कि जितना भी पॉल्यूशन है वो दूसरी कंट्री में हो, हमारी कंट्री में ना हो। ये वो सोचते हैं अपने बारे में बेनिफिट। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोडक्ट का जो है जितना ही पॉल्यूशन है वो नहीं वहाँ नहीं हो रहा, ये वो यहाँ हो रहा है जहाँ पर उन्होंने एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। कल्चरल इरोशन। अब क्या होता है, एक कंट्री का जो है कल्चर, जैसे वो प्रोडक्ट, जैसे वो सारी चीज़ें बनाते हैं, जो उनके नॉर्म्स है, जो उनके ऑथेंटिक जो है जो कल्चर है, वो सब खत्म होता जा रहा है। इन ऑल द कंट्रीज वेयर द एफडीआई हैव मेड एन इनरोड, देयर हैज़ बीन अ कल्चरल शॉक एक्सपीरियंस बाय द लोकल पीपल अडॉप्टिंग अ डिफरेंट कल्चर अलाइंसेस टू द कंट्री। अब जैसे कि एक कंट्री है, वहाँ पर जो है जिस तरीके के गारमेंट चलते थे, लेकिन अब क्योंकि एफडीआई के थ्रू अगर उन्होंने एक कंपनी जो है इस्टेब्लिश की यहाँ पर और जैसे गारमेंट चलाने लगे, तो उन्होंने देखा कि वाह ये कैसे अच्छे अच्छे गारमेंट हैं, ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो उन्होंने क्या करा, उसे अडॉप्ट कर लिया और वो कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा उनका कल्चर था, जिस तरीके से वो पहनावा था उनका, वो खत्म हो गया और उन्होंने उस चीज़ को दूसरी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या होता है, कल्चर इरोशन हो रहा है। या जैसे कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी अच्छी बनाई और उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से करी, तो जो उनकी जो कल्चर की जो चीज़ें थी उनको वो धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। द डोमेस्टिक कल्चर आइदर डिसअपियर और सफ़र टू बी सेटबैक। तो वो सफ़र भी कर सकते हैं और बेसिकली जनरली ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो ये था एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। अब पॉलिटिकल करप्शन। अब अगर एक कंट्री में जो है वहाँ की पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो करप्टेड है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक कंट्री को अलाउ करती रहती है, ठीक है ये प्रोडक्ट भी आप बना लो, ये प्रोडक्ट भी बना लो, ये प्रोडक्ट भी बना लो। डजेंट मैटर वो कंट्री के लिए अच्छा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। वो हो सकता है वो जो प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो हमारी जो है लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है, फिर भी वो बन रहा है, क्योंकि दूसरी कंट्री ने यहाँ पर एफडीआई के थ्रू क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है। और क्यों किया है, क्योंकि वहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो है करप्टेड है। तो ये क्या कर सकता है, एफडीआई इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल सेटअप फॉर अचीविंग देयर पर्सनल गेन। वो गवर्नमेंट वहाँ की क्या है, वो सोच रही है कि मेरा पर्सनल गेन होना चाहिए। उसने सोचा कि एक गवर्नमेंट, सपोज एक अमेरिका लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम जापान, ठीक है, हम जापान ले लेते हैं। अब जापान ले लिया और एक हमने अमेरिका ले लिया, तो उसने क्या करा, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, यहाँ पर इसकी गवर्नमेंट से बातचीत कर ली, कुछ पैसे दे दिए कि आप हमारे इस कंट्री में कुछ हमें बनाने दो प्रोडक्ट। उन्होंने बोला ठीक है, वी आर एग्री, ठीक है। तो अब यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ पैसे ले लिए और यहाँ का इन्होंने अपना पर्सनल बेनिफिट देखा, इन्होंने अपनी कंट्री का बेनिफिट नहीं देखा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो ये प्रोडक्ट बना रही है जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ये अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं। Political setup for achieving their personal gain. Most of the Latin American countries have experienced such as problem. ये आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है अमेरिकन कंट्रीज़ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे मिले हैं, एग्जाम्पल लाइक ड्रग्स ट्रैफिकिंग, लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पॉलिटिकल करप्शन के पॉइंट्स हैं। इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन को भी ये इंक्रीज करता है। द प्रेजेंस ऑफ एफडीआई हैज़ also contribute to the inflation of the country. They spend lot of money on advertisement and on the consumer promotion. This is done at the cost of the consumer and the price of increases. अब वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, जिसके बाद जो प्रोडक्ट है जब वो मार्केट में आता है तो उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्राइस ज़्यादा हाई होने की वजह से जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा उसे हाई रेट पे खरीदता है, तो ये एक इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। अब ट्रेंड्स इन इंडिया, एफडीआई और पॉलिसीज।
ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। अब क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा था कि 1991 के बाद जो क्राइसिस हुए तो इंडिया ने क्या करा, एफडीआई को अलाउ कर दिया कि आप आओ हमारी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री में जो है हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, स्किल्स जो है हम रिसोर्सेज सीखें, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, प्लस हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आ जाए। तो ये कुछ हमारे ट्रेंड्स हैं एफडीआई के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल financial resource, especially for emerging sector. Foreign direct investment help to exploring a wide range of opportunity and utilizing the same attain the desired लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द नेशन। तो बेसिकली ये इसलिए करा गया था कि जो है हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक लेवल पे ग्रोथ करे। वो क्यों कैसे कर पाएगी, जब हमारे पास अच्छी स्किल्स होगी, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप में कन्वर्ट हो सकती है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंक्लूडिंग बोथ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अदर इमर्जिंग कंट्री आर फेसिंग सम वेरिंग ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर काफ़ी सारी ये चीज़ें हमने देखी हैं। एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया shows that the rising and the main reasons for such as increasing are due to new government policy and various initiative such as मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया से क्या हुआ है, मेक इन इंडिया के आने के बाद हमारे पास बहुत सारी जो है एफडीआई इंक्रीज हुई है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ी। क्यों, हम इंडिया जो है इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और फॉरेन कंट्री क्या कर रही हैं, आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और अपने यहाँ पर आकर, जिससे कि इंडिया की जो है वो डेवलपमेंट डे बाई डे जो है वो ग्रोथ कर रही है वो इंडिया। द कंट्री हैज़ फेस्ड इवेल्ड trend of the foreign direct investment due the building investor friendly climate in the country here, thereby enabling the ease of doing the business। अब ये बहुत सारी जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी एफडीआई में, अब उन सबको कुछ कुछ कम कर दिया, कुछ लिबरलाइज हो गए हैं, जिससे कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इजीली इन्वेस्ट कर पा रही हैं इंडिया में, और जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है और इकोनॉमिक लेवल पे अब वो बूस्ट कर रही है और इंक्रीज हो रही है। कुछ ये डेटा है हमारे पास। डिस्पाइट प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑफ टू रिकवर 2021 एल्ब्रिट हैस्टन एंड द UNCTAD expert FDI flows to remain weak due to uncertainty over the evolution for the COVID-19 pandemic. The organization had projected 5 to 10% FDI slides in 2021 in the last year world investment report। तो देखा गया है कि अभी क्या है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों में, तो इस वजह से क्या है एफडीआई जो है वो कम हो गया, हमारा 5 to 10% जो है वो नीचे गिर गया है 2021 में। देखा जा रहा है कि अगर स्थितियां सुधरी तो एफडीआई में जो है इंक्रीज भी हो सकता है। जापान हैज़ बीन लीडिंग द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी देखा गया है कि जो है जापान जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है विद 29.09% of the total FDI equity inflow during the January 2021, followed by the Singapore this 25.46% and the USA 12.06%. The computer and software hardware has emerged as the top sector of during the first 10 months of the financial year। तो ये सारे हमारे डेटा हैं जो हमें बताते हैं कि कोविड-19 होने की वजह से कुछ जो है हमारे एफडीआई में जो है कमी आई है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जापान जो है वो लीडिंग कर रही है बाकी कंट्रीज से, ठीक है। प्लस ये भी देखा जा रहा है कि जैसे ये क्राइसिस ख़त्म होता जाएगा तो हमारे एफडीआई जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 2021, द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन the fronts of FDI policy reforms, investment facilitation and ease of doing business have resulted in increased FDI inflows in India. In the country of India has attracted the total FDI inflow of $72.12 billion during April to January 2021। अब क्योंकि हमारी 2021 की जो पॉलिसीज़ थी एफडीआई की, तो उसके थ्रू देखा गया हमने काफ़ी सारे लिबरल कर दिया और बहुत ही आसान तरीके से जो है जिससे कि फॉरेन कंपनीज जो है वो आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, बहुत इजी कर दिया, जिस वजह से क्या है हमारी जो है यहाँ पर ये इनफ्लो जो है $72.2 बिलियन जो है वो हमारा अप्रैल टू जनवरी 2021 में इंक्रीज हुआ है, इतना हुआ है हमारा एफडीआई।
अब एफडीआई इन सेक्टर, रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर, प्रोहिबिटेड सेक्टर और अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्टर। रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर एफडीआई, अब एफडीआई तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली, जिसमें उसका पूरा कंट्रोल होता है, जैसे लैंड परचेज कर लेना, ठीक है, और वहाँ की वोटिंग राइट्स मिल जाना, पूरा कंट्रोल होना, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफडीआई, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है। अब यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है कि किस किस, रेस्ट्रिक्ट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाना है या मैन्युफैक्चर करना है या फैक्ट्री लगानी है, तो आपको एक पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर उसको अलाउ कर सकते हो। तो रेस्ट्रिक्टेड मीन्स दैट समथिंग कैन बी डन अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो ये कुछ कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशन को आप जब फुलफिल करोगे उसके बाद ही आप स्टैब्लिश कर सकते हो या एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। तो ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर। रेस्ट्रिक्टेड में हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है और जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन को हमें फुलफिल करना होता है। तो ये हमारे हैं बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, प्रिंट मीडिया एंड केबल नेटवर्किंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सिट्यूलर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एंड मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। तो ये है हमारे कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर इन एफडीआई। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड सेक्टर एफडीआई। तो एफडीआई तो वही था कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में क्या करा, कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर लिया, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लिया और वहाँ पर उनकी कंट्रोलिंग पावर पूरी ले ली। लेकिन प्रोहिबिटेड क्या होता है, प्रोहिबिटेड में जो है एक गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती कि आप ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री में जाके इन्वेस्ट, फैक्ट्री नहीं डाल सकते, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स होते हैं। प्रोहिबिटेड मीन्स that there is no possibility of doing something, FDI is prohibited in the following sector। तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही मना होता है, बिल्कुल ही मना। आप किसी भी तौर पे यहाँ पर आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब ये कौन कौन से हैं, लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज, मतलब ये सारे लॉटरीज जितने भी होते हैं इन पे प्रोहिबिटेड होते हैं। गैम्बलिंग, बैटिंग इंक्लूडिंग कैशन, ठीक है, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेनिंग, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, TDRs, रियल स्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म्स, हाउस, रियल स्टेट बिजनेस डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट टू टाउनशिप्स, जो कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंटल, कमर्शियल परमिशन, रोड्स, ब्रिज, मैन्युफैक्चरिंग, सिगरेट, ठीक है, सिगरेट्स और जितनी भी सारी तंबाकू, ये सब कुछ होते हैं, इन सब पे जो है हमारे जो है प्रोहिबिटेड है। एक्टिविटीज सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल ऑटोमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस, इन सब पर क्या है, प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, बिल्कुल ही मना है। दैट इज प्रोहिबिटेड सेक्टर। अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्टर एफडीआई। तो एफडीआई तो बेसिकली वही है कि एक कंट्री में आके आप डायरेक्ट दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते, थ्रू दी आपने वहाँ पर फैक्ट्री परचेज कर ली और वोटिंग राइट मिल गए, प्लस वहाँ पर पूरी कंट्रोलिंग हो गई। अब अनरेस्ट्रिक्टेड क्या होता है, जिसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरी कंपनीज को अलाउड करती है कि आप आओ और यहाँ पर आकर हम इन्वेस्ट करो। तो माइनिंग में जो है अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, माइनिंग में एक्सपोर्ट, एक्सेप्ट माइनिंग द मिनरल सेपरेशन ऑफ टिट्यूनियम बेयरिंग मिनरल एंड यूसेज, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी में अलाउड है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज, ई कॉमर्स परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल्स एंड नॉट the inventories based on model. Also it applies only the business e-commerce and not business to commerce e-commerce। तो इन सब में क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, इनमें अलाउड है एफडीआई, आप इजीली कर सकते हो, एक कंट्री में जाके दूसरी कंट्री में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट इजीली कर सकते हो। सेक्टर इन विच एफडीआई इज अलाउड इन इंडिया, एफडीआई लिमिट्स एंड परसेंटेज विच अलाउड, मतलब कितनी परसेंट अलाउड है और कहाँ कहाँ अलाउड है एफडीआई, किन किन सेक्टर में अलाउड है, वो कुछ लिस्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है सेक्टर्स हैं और ये एफडीआई की लिमिट्स है जो 100% है
ठीक है। एंट्री रूट क्या है, एंट्री रूट में ऑटोमेटिक है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू है। ऑटोमेटिक होता है कि जहां पर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसके बाद ही आप एफडीआई में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, 100% ऑटोमेटिक है। प्लांटेशन में है, 100% ऑटोमेटिक है। ठीक है। माइनिंग में ये सारी चीज़ों में जो है अलाउड है ऑटोमेटिक। सिमिलर प्लांटेशन में है कॉफ़ीज, रबर्स, ठीक है, और इसमें फ्लोटिंग, डेवलपिंग, प्रोडक्शन, इन सब में जो है अलाउड है। माइनिंग में इन सब में अलाउड है, और इन सब में क्या है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही आप माइनिंग में इन सब में अलाउड कर सकते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन सब में जो है ऑटोमेटिक अलाउड है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में जो 49% जो है ऑटोमेटिक है, बाकी जो है गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट लगा रखी है, आप इनमें अलाउ नहीं कर सकते, और अगर करना है तो गवर्नमेंट थ्रू दी गवर्नमेंट रूट आपको यहाँ पर जो है एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 100% ऑटोमेटिक 49% है, और अबव 49% जो है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, यानी गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में 100% ऑटोमेटिक है, इसमें ये हमारे ये सब चीज़ों में हमें अलाउड है। ब्रॉडकास्टिंग में 100% ऑटोमेटिक है, लाइक केबल नेटवर्क, अंडरटेकिंग, इन सब में 100% जो है अलाउड है ऑटोमेटिक, मतलब इसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, एफएम, ठीक है, इन सब में जो है 49% जो है वो, उसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आपको इन सब में अलाउड है, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप यहाँ पर जो है एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑटोमेटिक है, चैनल्स, ठीक है, इन सब जगह, और 26% जो है गवर्नमेंट की परमिशन के बाद यहाँ पर आपको अलाउड होगा। सिमिलर 100% जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की कंडीशंस है कि गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी तभी आप यहाँ पर जो है अलाउड हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की परमिशन आपको यहाँ पर चाहिए होगी, और यहाँ पर भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए होगी। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट की जो एडिशंस हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन 100% चाहिए होगी, लाइक न्यूज़पेपर, इन सब में। और सिविल एविक्शन एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 49% जो है ऑटोमेटिक है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट रूट्स 100% ऑटोमेटिक फॉर एनआरआई के लिए जो है 100% ऑटोमेटिक है। सिविल एविएशन में जो है ऑटोमेटिक कर रखी है 100%। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट 100% ऑटोमेटिक है। इंडस्ट्रियल पार्क 100%, सैटेलाइट 100%, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में 74%, जिसमें 49% जो है ऑटोमेटिक है, 49 से बाकी 74 जो है वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू हो सकती है। टेलीकॉम सर्विसेज में 49% ऑटोमेटिक है, बाकी जो है गवर्नमेंट रूट से ही हो सकती है। कैश एंड कैरी में 100% ऑटोमेटिक है, और ई कॉमर्स में 100% ऑटोमेटिक है। सिग्नल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 49% जो है ऑटोमेटिक है, उसके बाद गवर्नमेंट के थ्रू आप ले सकते हैं। 51% मल्टी ब्रांड रिटेल्स है, जो है गवर्नमेंट के थ्रू आप ले सकते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स ऑटोमेटिक है, ठीक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक है, इन सब चीज़ों में 100%, ठीक है। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक है 100%। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर 49% ऑटोमेटिक है, बाकी जो है गवर्नमेंट रूट से आपको लेना पड़ेगा। 20% जो है बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में आपको अलाउड है। 100% CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज 100% ऑटोमेटिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर 49%, इंश्योरेंस में है 49% ऑटोमेटिक। पेंशन सेक्टर में 49%, पावर एक्सचेंज में 100%, ATM में 100% ऑटोमेटिक है। RBI, SEBI, RDI में, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है 100% है। ग्रीन फील्ड में 100% में 74% ऑटोमेटिक है, और 74 के बाद गवर्नमेंट रूट के थ्रू आपको जो है यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट में 100% गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।